वयम रक्षाम अर्थात हम रक्षा करते हैं। और ये आदर्श वाक्य है इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात भारतीय तटरक्षक बल का, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर इंडियन कोस्ट की रक्षा करने के लिए की गई थी। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप में से कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि एक अधिकारी के तौर पर इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर कई बार हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका एजुकेशन, आपका फिजिकल और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड को एज एन असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं कि आप सीएपीएफ एग्जाम के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके लिए डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और यहां पर जो पूरा प्रोसेस है वो 5 स्टेजेस के अंदर होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उन डिफरेंट पोस्ट के बारे में जिनके द्वारा आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर आईसीजी को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट के बारे में हम बात करें तो वो होगी असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी पोस्ट। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, पर इस पोस्ट के द्वारा केवल मेल कैंडिडेट सी आईसीजे दैट मींस इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं आपके एज के बारे में बात करूं तो आपका एज 21 साल से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए। बट यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो यहां पर एज के अंदर आपको अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है। अब इस चीज के लिए या इस पोस्ट के लिए अगर मैं एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो यहां पर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे बीटेक हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपके ओवरऑल परसेंटेज 60% होना चाहिए। बट ये जो 60% का क्राइटेरिया है ये केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% आपके ओवरऑल होने चाहिए। दैट मींस अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी बिल से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तब आपका जो ओवरऑल है ग्रेजुएशन के अंदर परसेंटेज जो 60% होना चाहिए। बट अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 55% होगा तो भी चल जाएगा। बट इसके साथ एक चीज आपको याद रखनी है कि क्लास 12 के अंदर, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्लास 12 के अंदर आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो एग्रीगेट नंबर है वो 55% होना चाहिए। ये चीज बड़ी कंपलसरी है यहां पर, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि क्लास 12 के अंदर आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर एग्रीगेट मिनिमम एग्रीगेट 55% होना चाहिए। यहां पर मैं केवल मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बात कर रहा हूं, क्लास 12 के एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस पॉइंट को आपको अपने माइंड में रखना है। फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो यहां पर दिया हुआ है 155 cms, मतलब 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। चेस्ट के बारे में बात की जाए तो फुलाने के बाद आपका चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार आई साइट को लेकर कि आई साइट में कितनी चीजें होती है, आई साइट हमारी सही है या गलत है। तो देखो क्लियरली अगर मैं बात करूं 6/6 6/9 होनी चाहिए अगर आपकी आंखों पे ग्लासेस नहीं लगे, मतलब विदाउट ग्लासेस 6/6 6/9 होनी चाहिए। और अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो 6/6 6/6 दोनों आईज के अंदर आपकी आई साइट होनी चाहिए। अब एक जीडी या जनरल ड्यूटी के तौर पर असिस्टेंट कमांडेंट का काम क्या होता है? देखिए यहां पर आपका काम काफी इंपॉर्टेंट होता है, शिप को नेविगेट करना, वेपन्स को ऑपरेट करना, इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना और शिप को पूरी तरीके से मैनेज करना। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो एस्पिरेंट जिनका बीटेक नहीं है और वो चाहते हैं कि वो शिप ऑपरेट करें तो असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर होगा असिस्टेंट कमांडेंट जीडी पीएन। पीएन का मतलब है पायलट एंड नेविगेटर। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो यहां पर अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर इंडियन कोस्ट गार्ड में एज ए पायलट ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर आपके एज का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपकी उम्र 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, सेम रिलैक्सेशन यहां पर भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो सेम एज जीडी यहां पर होने वाला है। देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप पायलट बन सकते हैं, बट इसके लिए आपको पीसीएम होना या ये कहूं मैं कि आपका मैथमेटिक्स होना ग्रेजुएशन के अंदर ये जरूरी नहीं है। आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बट हाँ, यहां पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज आप सभी समझते हैं इस चीज को। अगर मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी बात करूं तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप एक मशीन को उड़ा रहे हैं और उस मशीन के हिसाब से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसलिए यहां पर जो हाइट है उसका क्राइटेरिया मिनिमम का भी और मैक्सिमम का भी है। मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम होनी चाहिए 197 सेंटीमीटर। वहीं अगर मैं लेग के लेंथ के बारे में बात करूं, मतलब टांगों की लेंथ के बारे में बात करूं, मिनिमम वो 99 सेंटीमीटर होनी चाहिए। याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चेस्ट यहां पर सेम है। अब आई साइट के बारे में बात की जाए, देखिए आई साइट यहां पर 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई करेक्टेबल टू 6/6, ये आई साइट का क्राइटेरिया यहां पर होता है।
नेक्स्ट हम बात करें दैट इज फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, असिस्टेंट कमांडेंट वुमेन फीमेल्स, ये केवल फीमेल ज्वाइन कर सकती है और एक शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होता है, याद रखिएगा फुल टाइम नहीं होता है, ये 8 साल का होता है और 8 साल से इसको फिर बढ़ा के 14 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, बट नॉर्मली याद रखिएगा ये शॉर्ट सर्विस होता है। अब इसके लिए एज का क्राइटेरिया क्या है, यहां पर जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका 21 साल से 25 साल के बीच में होता है। एजुकेशन के बारे में बात की जाए, सेम एजुकेशन का क्राइटेरिया है जो जीडी के लिए था और यहां पर पायलट के लिए था, सेम एजुकेशन का क्राइटेरिया यहां पर भी होता है। यहां पर अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें जो वुमेन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे हाइट यहां पर अगर आपकी 152 सेंटीमीटर भी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चेस्ट का क्राइटेरिया सेम है। आई साइट के बारे में बात करें तो 6x6 6x9 विदाउट एनी करेक्शन, मतलब विदाउट एनी ग्लासेस, और 6x6 6x6 होगी अगर आपने ग्लासेस लगा के रखे हैं तो। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल, देखिए टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं और टेक्निकल की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम टेक्निकल की बात करें तो यहां पर आपका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसमें आपका किसी ऐसे सब्जेक्ट का होना जरूरी है जो आपको टेक्निकल नॉलेज देता हो। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल की बात की जाए तो यहां पर आप दो तरीके से टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं, एक आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा होता है आपका मैकेनिकल। दोनों के बारे में हम बात करेंगे, दोनों के एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल के एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में। देखिए एज के बारे में बात की जाए सेम है, 21 से लेकर 25 साल तक, सेम चीज। रिलैक्सेशन के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है और जो लोग ऑलरेडी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर है उन्हें 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी यहां पर एज के अंदर दिया जाता है। एजुकेशन के बारे में बात की जाए, देखिए एजुकेशन के बारे में यहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास अगर कॉमर्स की डिग्री है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट कमांडेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अब किस किस के अंदर हो सकती है, इन नेवल आर्किटेक्चर, या तो नेवल आर्किटेक्चर के अंदर, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मरीन इंजीनियरिंग के अंदर, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी एंड डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, मतलब इतनी सारी ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांचेस के अंदर अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है जिसमें आपका एग्रीगेट 60% बन रहा है, अगर आप किससे बिलोंग करते हैं, आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, बट अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 55% पे भी आप एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेम चीज, दूसरा क्राइटेरिया ऑब्वियसली जो हमने पहले देखा था सेम क्राइटेरिया यहां पर है, क्लास 12th वाला, याद आ रहा है, मैथमेटिक्स फिजिक्स 55%, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहां पर लगभग सेम ही है। 157 हाइट आपकी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, या कह सकता हूं मैं कि चेस्ट का जो एक्सपांशन है वो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। आई साइट सेम है 6x6 6x9, अगर आंखों में ग्लासेस नहीं लगे हो तो, और ग्लासेस लगे हैं तो 6x6 6x6 होनी चाहिए दोनों आईज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल, हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में। देखिए एज का क्राइटेरिया यहां पर सेम है, केवल एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है यहां पर अलग हो जाएगा। यहां पर भी इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, बट किसमें चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, है ना। इसके अलावा हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग। याद रखना पावर इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर आपकी डिग्री है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेम यहां पर है, 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 55% होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाला 55% वाला यहां पर भी है। सेम आपको यहां पर सेम एक्जैक्टली यहां पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट को एज एन लॉ ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, मेल भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे और फीमेल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 25 साल होना चाहिए। सेम चीज रिलैक्सेशन यहां पर आपको भी दिया जाएगा, आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहां पर रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट यहां पर एजुकेशन का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है, आप समझ सकते हैं। यहां पर आप एक लॉ अधिकारी के तौर पर आप आईसीजे को ज्वाइन करते हैं और आपको मरीन लॉस के बारे में यहां पर पढ़ाया जाता है। चलिए, जैसे मरीटाइम लॉ भी कहते हैं। ओके, आगे हम बात करें एजुकेशन की बात की जाए, शुड होल्ड अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 55% एग्रीगेट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। वही चीज है, सेम 60% किसके लिए, बट याद रखिएगा डिग्री यहां पर आपकी लॉ की होनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि जब ये चीजें हो रही है तो क्या लॉ के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या यहां पर थोड़ा डिफरेंट है? जी हाँ, यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़े से डिफरेंट है। हाइट की बात की जाए, मिनिमम हाइट मेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर है और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर है, मतलब मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं। तो दोनों के लिए हाइट का क्राइटेरिया डिफरेंट है। बाकी आप देखेंगे चेस्ट, आई साइट लगभग यहां पर सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस यहां पर नहीं आता है।
अब आगे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा 5 स्टेजेस के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। याद रखिएगा 5 स्टेजेस के अंदर, और साल में 2 बार इसे कंडक्ट किया जाता है। बट देखो डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर। अगर वैकेंसीज है तो 2 बार होगा, नहीं तो जरूरी नहीं है कि 2 बार कंडक्ट कर ही दिया जाता है। कई बार देखा गया है कि कई बार एग्जाम नहीं भी होता। तो देखो इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आपको अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले टेस्ट के बारे में बात की जाए तो देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस यहां पर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स के बारे में बात की जाए तो 400 नंबर का ये पेपर होता है और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चंस यहां पर बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते, बट हाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आप जा सकते हैं। 25 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। एक क्वेश्चन 4 नंबर यहां पर आपको देता है, और टोटल नंबर की बात की जाए तो 400 नंबर का ये पेपर होता है। 400 नंबर में से अगर आप देखें तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 160 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स यहां पर होते हैं, और एससी एसटी के लिए 140 मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। बट देखो मैं वही चीज कहूंगा, पासिंग मार्क्स के ऊपर आप मत जाओ। आप सब समझते हैं कि मेरिट लिस्ट के लिए चीजें बहुत अलग हो जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ स्टेज 1 है और इट्स काइंड ऑफ स्क्रीनिंग, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट इस स्टेज के अंदर पास हो जाते हैं वो जाते हैं स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 होता है आपका प्री सिलेक्शन बोर्ड, जिसे पीएसबी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये एसएसबी के स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह ही होता है। यहां पर मेजरली आपके 2 टेस्ट लिए जाते हैं। याद रखिएगा इसे पीएसबी भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जैसे एसएसबी के अंदर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पहले दिन, वैसे कोई कुछ टेस्ट यहां पर लिए जाते हैं। बट यहां पर जो टेस्ट लिया जाता है वो आपके ओआईआर से डिफिकल्ट होता है। ओआईआर क्या था? ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। याद आ रहा है? जी हाँ, यहां पर भी ओआईआर की तरह ही टेस्ट लिया जाता है, जहां पर रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बट याद रखिएगा ये टेस्ट काफी डिफिकल्ट होता है। पहला टेस्ट होगा आपका कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, जिसे सीसीबीटी के नाम से जाना जाता है। कुछ सवाल आपके सामने आते हैं, सवालों के जवाब आपको देने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात की जाए, नेक्स्ट आपका होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। जी हाँ, पीपीडीटी जो एसएसबी के अंदर था, सेम टेस्ट यहां पर कंडक्ट किया जाता है। आपका पीपीडीटी सेम टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा यहां पर। इसके बाद आपका डिस्कशन भी होता है, और याद रखिएगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब या तो आप इसमें पास होते हैं या तो आप इसमें फेल हो जाते हैं। इसमें कोई नंबर आपको नहीं दिए जाते। इसके बाद आपका जो तीसरा स्टेज होता है वो आपके एसएसबी की तरह ही होता है, जिसे कहा जाता है एफएसबी, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। याद रखिएगा स्टेज 3 है, और एफएसबी कंडक्ट करवाया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के, अगर मैं बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेक्शन बोर्ड जो कि नोएडा के अंदर है, वहां पर कंडक्ट किया जाता है, जिसे कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सीजीएसबी के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं। 5 दिन का टेस्ट होता है, लगभग एसएसबी की तरह ही होता है। यहां पर आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जीटीओ टास्क कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। बट उससे पहले आप सब जानते हैं कि इसके बाद स्टेज 4 की मैं बात करूं तो यहां पर आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके पहले ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। देखिए यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। स्टेज 3 के बाद आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी एस्पिरेंट हाईएस्ट नंबर के ऊपर होते हैं, उन्हें सीधी सी बात है उनका अपॉइंटमेंट यहां पर हो जाता है। आपकी जो ट्रेनिंग होती है, याद रखिएगा आपकी जो ट्रेनिंग है ये इंडियन नेवल एकेडमी एजमिला के अंदर होती है। इंडियन नेवल एकेडमी एजमिला के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है। लगभग 44 हफ्तों की ट्रेनिंग आपकी होती है। बट ये चीज याद रखिएगा, यहां पर आपका जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट होता है। आप जिस एग्जाम को क्रैक करके जा रहे हैं और आप जिस पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं, वो पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो ये चीज आपको अपने ध्यान के अंदर रखनी है। तो अब अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। अपने आप को एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। हालांकि यहां पर एक्जैक्टली एसएसबी शब्द का यूज नहीं किया जा रहा है, यहां पर एफएसबी शब्द का यूज किया जा रहा है। बट देखो प्रोसीजर लगभग सेम ही है, एंड आई वांट कि आप सभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको एक बहुत ही सुनहरा मौका देती है अपने देश को सर्व करने का। चलिए मैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।